अच्छा देखो, यहाँ पे हम क्या करें, हम सॉल्ट की प्रिपरेशन करें ना। सॉल्ट हमारे पास ये बेसिकली होता क्या है, ठीक है, कि जब आपके पास जैसे फर्ज करो आपके पास, हमने क्या था ना, Na का रिएक्शन कराया HCl के साथ। Na का रिएक्शन कराया किसके साथ, HCl के साथ, ठीक है। Na का रिएक्शन कराया किसके साथ, HCl के साथ। तो जो ये Na होता है ना, ये Na ये इस H को रिप्लेस कर लेता है और क्या बना लेता है, NaCl। ये मेरे पास कहलाता है सॉल्ट। ये किसका सॉल्ट है, क्लोराइड का सॉल्ट, Cl है, तो ये किसका सॉल्ट है, क्लोराइड का सॉल्ट। अब क्या होता है कि जो इसका जो पॉजिटिव आयन होता है ना, वो आता है मेटल से। तो ये पॉजिटिव आयन किससे आएगा, मेटल से। और जो नेगेटिव आयन है ना, वो आता है एसिड से। नेगेटिव आयन किससे आएगा, नेगेटिव आयन आता है एसिड से। जैसे यहाँ पे नेगेटिव आयन Cl था, तो ये एसिड से आया, और पॉजिटिव आयन क्या था, Na था, तो वो मेटल से आया, चाहे मेटल हाइड्रोक्साइड हो या मेटल कार्बोनेट हो। चाहे यहाँ पे NaOH होता या यहाँ पे Na2CO3 होता, हर यहाँ पे Na2 हो होता, सब में जो Na है वो किससे आता, मेटल से ही आएगा, ठीक है। जो पॉजिटिव आयन है वो मेटल से ही आता है। इस तरह यहाँ पे वो दिया हुआ है कि आपका जो है वो जिंक हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हो रहा है जिंक सल्फेट से, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड से, और क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट प्लस H2O बन रहा है। अब जिंक सल्फेट आपका सॉल्ट बना है, ठीक है। जिंक सल्फेट आपका क्या बना है, जिंक सल्फेट यहाँ पे आपका सॉल्ट बना है। तो ये आपका जो जिंक है ये कहाँ से आ रहा है, मेटल से आ रहा है ना, जो हाइड्रोक्साइड है वो मेटल है। और जो सल्फेट आ रहा है, सल्फेट कहाँ से आ रहा है, जो आपका H2SO4 जो आपका एसिड है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से ये हमारे पास क्या होता है, कुछ सॉल्ट एसिड, कुछ सॉल्ट जो है वो सॉल्युबल होते हैं, कुछ इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो ये टेबल है, देखो, सारे के सारे सोडियम सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट, एल्यूमिनियम सॉल्ट और नाइट्रेट सॉल्ट, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। उसके अलावा सारे के सारे क्लोराइड के सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं, एक्सेप्ट किसके, एक्सेप्ट लेड क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड के, सारे के सारे क्या होते हैं, वो सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। लेड क्लोराइड और सिल्वर ये क्लोराइड इनसॉल्युबल होता है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे सल्फेट तो सॉल्युबल होते हैं, एक्सेप्ट 3 सल्फेट, कैरियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और लेड सल्फेट। इसके अलावा सारे के सारे कार्बोनेट्स हमारे पास इनसॉल्युबल होते हैं, एक्सेप्ट 3 वो कार्बोनेट्स, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट और अमोनियम वो कार्बोनेट, इन तीन को हटा के वो सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, ये इनसॉल्युबल होते हैं। अच्छा देखो, फिर इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है यहाँ पे, देखो, अब यहाँ पे हमारे पास दो सॉल्ट आ गए, एक आ गया सॉल्युबल सॉल्ट और एक आ गया इनसॉल्युबल सॉल्ट। अब इनको बनाने के ये मेथड होता है, ठीक है। अच्छा देखो, अब इनको बनाने के मेथड क्या है, देखो अब हमें सबसे पहले देखेंगे कि हमारा सॉल्ट सॉल्युबल है या नहीं है, ठीक है। अब हमने कहा कि नहीं भाई, हमारा सॉल्ट को सॉल्युबल नहीं है, तो हमने उस मेथड को भी छोड़ दिया। सबसे पहले वो वाला को मेथड देखना जिससे हमारा सॉल्ट क्या है, सॉल्युबल है, ठीक है। अब हम आ गए सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी के ऊपर, ठीक है। यह सॉल्ट सॉल्युबल है। अब क्या होता है कि हम जो है रिएक्शन करते हैं, जो एसिड है उसका, सही है, हर एक में एसिड होता है, या तो एसिड का रिएक्शन को मेटल के साथ करेंगे, जैसे ऊपर अभी मैंने बताया, या तो एसिड का रिएक्शन बेस के साथ करेंगे, या एसिड का रिएक्शन को कार्बोनेट के साथ करेंगे। सब कंडीशन में क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। मेटल है तो सिर्फ सॉल्ट बनेगा और H2 गैस लिबरेट हो जाएगी, ठीक है। और बेस है तो सॉल्ट बनेगा और H2O लिबरेट होगा, यानी कि वो लिक्विड फॉर्म में आएगा। कार्बोनेट है तो सॉल्ट बनेगा प्लस CO2 बनेगा, तो ये प्लस CO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा, अगर वो कार्बोनेट हो तो सही। अच्छा, फिर इसी तरीके से क्या होता है कि देखो, जो हमने स्टार्टिंग, देखो एक तो हमने एसिड लिया, एक तो हमने यहाँ पर एसिड को ले लिया। अब एसिड के साथ हम एक स्टार्टिंग मटेरियल को ले रहे हैं, ठीक है। मेटल है, बेस है, कार्बोनेट है। अब जैसे फर्ज करो मैंने है नहीं लिया, ठीक है। अब होता क्या है कि देखो, मैंने है नहीं लिया, तो Na में भी तो है ही मेटल, NaOH यानी बेस लिया, हाइड्रोक्साइड लिया, सिर्फ तो मेटल है। कार्बोनेट लिया Na2CO3, इसमें भी तो मेटल है। अब यहाँ पर जो इसको सॉल्व बनाने का वो तरीका है, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो हम स्टार्टिंग मटेरियल एसिड के साथ ले रहे हैं वो सॉल्युबल है या नहीं है। यानी कि अगर हम कोई मेटल ले रहे हैं तो वो सॉल्युबल है या नहीं है, कोई बेस ले रहे हैं तो वो सॉल्युबल है या नहीं है, कोई कार्बोनेट ले रहे हैं तो वो सॉल्युबल है या नहीं है, सही है। अगर वो सॉल्युबल नहीं है तो क्या करना पड़ता है, ये हमारा मेथड बने। अगर जैसे हम फर्ज करो एसिड का रिएक्शन कर रहे हैं मेटल के साथ और सॉल्ट बना रहे हैं, लेकिन जो मेटल ले रहे हैं वो सॉल्युबल नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, उसी तरीके से फिर रिएक्शन करेंगे। तो ये चाहे हम मेटल के साथ कर रहे हो, चाहे हम वो बेस के साथ कर रहे हो, चाहे हम या मेटल कार्बोनेट के साथ कर रहे हो, तीनों में क्या करेंगे, एसिड लेंगे। एसिड के साथ
जो मेटल है वो हेक्सेस में लेंगे, कब? जबकि मेरा मेटल सॉल्युबल वो नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, एक्सक्लूडिंग इन मेटल्स के अलावा सारे के सारे इनसॉल्युबल होते हैं। पोटेशियम जो जो हमें दिए गए हैं ना हमारे कोर्स में, जो हमें कोई रिएक्टिविटी चीज वगैरह में दिए हुए हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कॉपर और वो सिल्वर, ठीक है। इसके अलावा कोई भी वो मेटल यहाँ पे वो ले सकते हैं जो हमें दिया गया है। फिर इसके अलावा हम अगर ये तो मेटल के साथ करें, अगर वो बेस के साथ करेंगे तो बेस भी, यानी इनसॉल्युबल बेस एक्सिस में लेंगे और इनसॉल्युबल कार्बोनेट भी एक्सिस में लेंगे। इनको एक्सिस में लेने के दो रीजन है। एक तो ये कि भाई इनका रिएक्शन ताकि स्ट्रांग हो, एक्सिस में लेंगे, वैसे भी सॉल्युबल नहीं है तो रिएक्टिविटी तो वीक होगी होगी, ठीक है। तो ये इतनी आसानी से रिएक्ट करेंगे नहीं, तो इनको हम एक्सिस में ले रहे हैं। दूसरा क्या रीजन है? ताकि हमारा एसिड पूरे का पूरा खत्म हो जाए वो रिएक्शन में, ठीक है। हाँ, अच्छा देखो अब यहाँ पे ये स्टार्ट कैसे होता है। स्टार्ट इस तरीके से होता है, यहाँ पर हम रिएक्शन कर रहे हैं। सबसे पहले अभी इसकी प्रिपरेशन की भी तरफ आ जाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हमने लिया जिंक। जिंक मेरे पास इनसॉल्युबल है, जिंक इनसॉल्युबल मेटल है। इसका रिएक्शन कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो ये जिंक सल्फेट बना रहे हैं और H2 गैस फॉर्म कर रहे हैं, जिंक सल्फेट बना रहे हैं और H2 गैस फॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि मुझे नीचे यहाँ इक्वेशन में दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास होता क्या है कि हम रिएक्शन करते हैं किसका, जिंक का रिएक्शन करते हैं H2SO4 से, ठीक है। क्या बनता है? जो जिंक है वो इस H को रिप्लेस कर लेगा, जिंक है इस H को रिप्लेस कर लेगा और जिंक सल्फेट बना लेगा, ठीक है। ये मेरे पास एक्वस है, ये भी एक्वस था, ये तो सॉलिड था, ठीक है। और H2 गैस लो लिबरेट होती है। अब होता क्या है कि मैं जिंक यहाँ पे एक्सिस में ले रहा हूँ, मैं जिंक किस में ले रहा हूँ, मैं जिंक यहाँ पर एक्सिस में ले रहा हूँ, जिंक किस में ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक्सिस में ले रहा हूँ। और ये जाहिर सी बात है, अगर जिंक एक्सिस है तो जो इसके साथ वाला वो रिएक्टेंट है वो लिमिटिंग होगा। तो ये मेरे पास क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ये क्या है मेरे पास, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब होगा क्या अच्छा देखो, अब यहाँ पे जिंक जो है वो रिएक्ट करके H2SO4 से और जिंक सल्फेट और H2 को बना लेगा, ठीक है। अच्छा, सबसे ये पहली बात तो मुझे पता कैसे पता चलेगा कि भाई सारे का सारा H2SO4 जो है मेरा वो लिबरेट हो गया, यानी कि सारे का सारा H2SO4 खत्म हो गया, सॉरी कंज्यूम हो गया ड्यूरिंग रिएक्शन। गलती से लिबरेट बोल देता, सारे का सारा H2SO4 ड्यूरिंग रिएक्शन खत्म हो गया, क्योंकि मैंने H2SO4 लिमिटिंग रिएक्टेंट लिया था, वो पहले वो खत्म हो जाएगा। जैसे ही H2SO4 खत्म होगा, रिएक्शन मेरा खत्म हो जाएगा, सॉल्ट बनना खत्म हो जाएगा। तो ये मुझे पता तो कैसे चलेगा, ये मुझे इस तरीके से चलेगा। वो पता है कि देखो, जब तक मेरा रिएक्शन हो रहा है H2SO4 की गैस लिबरेट हो रही होगी, जो इस गैस के एफरवेसेंस है, फिजिंग है, बबल्स हैं, वो बन रहे होंगे। जैसे ही बबल्स बनना बंद हो गए, यानी मेरा H2SO4 यानी मेरा H2 गैस क्या हो गई, बनना बंद हो गई, यानी H2 पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया। अब मेरे पास सॉल्यूशन में क्या रह गया, एक तो मैंने फॉर्म किया है जिंक सल्फेट, एक तो मैंने क्या फॉर्म किया है, जिंक सल्फेट फॉर्म किया है। सेकेंडली मैंने जिंक सॉलिड भी तो एक्सिस में लिया था, सेकेंडली मैंने जिंक सल्फेट सॉलिड भी तो एक्सिस में लिया था। तो अब मेरे पास सॉल्यूशन में क्या है, एक मेरे पास जिंक सॉल्यूशन है और जिंक सॉलिड के पीपीटी है, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या है, जिंक सल्फेट है मेरे पास, और उसके साथ ये तो वो सॉल्यूशन में और जिंक सॉलिड के पीपीटी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक तो मैंने ये बात को बताई थी कि हमने जिंक एक्सिस में ये इसलिए लिया क्योंकि जाहिर सी बात है इनसॉल्युबल है तो ज्यादा स्ट्रांगली ये पकड़ सके। सेकेंडली जो मेन रीजन होता है वो ये होता है कि H2SO4 पूरा खत्म हो जाए, जो एसिड है पूरे का पूरा खत्म हो जाए, क्योंकि अगर एसिड इसके साथ आ गया बाहर एक्सिस में ना जिंक सल्फेट के साथ, तो उसको डी नेचर कर देगा, तो इसको अलग करना हमारे लिए एक मसला हो जाएगा। लेकिन अगर आप जिंक को एक्सेस में करें तो जिंक क्या है, इनसॉल्युबल है, तो उसको तो हम बड़ी आसानी से ये फिल्ट्रेशन के जरिए, क्योंकि वो सॉलिड है ना, तो हम इसको जिंक सल्फेट से बाय फिल्ट्रेशन अलग कर लेंगे जिंक सॉलिड को। लेकिन अगर H2SO4 हम एक्सेस में वो लेते हैं तो अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो अब हमने ये वो सॉल्यूशन किया, हमने रिएक्शन किया, सॉल्यूशन में ये हमारे पास क्या आ गया, जिंक सल्फेट प्लस जिंक सॉलिड, ये दो चीजें हमारे पास सॉल्यूशन में आ गई हैं। अब रिएक्शन हो गया, अब इसका ये फिजिकल हम स्टार्ट करेंगे ताकि हमें प्योर ड्राई क्रिस्टल जिंक सल्फेट यहाँ से मिल जाए, ठीक है। तो वो किस तरीके से करेंगे हम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, हमने एक बीकर लिया, ठीक है। अभी पूरा दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पे हमने पूरा एक बीकर लिया, बीकर में सल्फ्यूरिक एसिड लिया, सल्फ्यूरिक एसिड में हम जिंक पाउडर ऊपर से डालते रहे, ठीक है। जिंक पाउडर हम डालते रहे स्पैचुला से और गिलास रॉड से स्ट्रेट वो करते रहे, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है यहाँ पे, fill half a beaker with a dilute sulfuric acid, then add zinc powder, stirring continuously until no more zinc will dissolve in the acid, or
व्हेन देयर इज नो एफरवेसेंस ऑफ H2O, यार दैट्स मतलब गैस निकलेगी तो एफरवेसेंस आएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद सेकेंडली मैंने क्या बात बोली थी, इस रिएक्शन के बाद मेरे पास दो चीजें वो बचेंगी, एक जिंक सॉलिड और उस सॉल्यूशन में, और एक जिंक सल्फेट का वो सॉल्यूशन। अब क्या है, जिंक सल्फेट तो वो है वैसे लिक्विड है, लेकिन जिंक जिंक सॉलिड क्या है मेरे पास, वो सॉलिड है, ठीक है। जिंक तो मेरे पास सॉलिड है। अब क्या करेंगे, हम फिल्ट्रेशन करेंगे, जो भी हमारा पूरा वो सॉल्यूशन है वो ऊपर से यहाँ पे पुट डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे पुट डालेंगे तो फिल्टर पेपर पे मेरा जिंक जो है वो कलेक्ट हो जाएगा, ऊपर ही अलग हो जाएगा, और जो पूरा मेरा जिंक सल्फेट का वो सॉल्यूशन था वो पूरा ड्रॉप की फॉर्म में वो नीचे मेरे पास आ जाएगा। सही। इसको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कैसे किया है, फिल्टर टू रिमूव द एक्सिस अनरिएक्टेड जिंक पाउडर, कलेक्ट द फिल्ट्रेट, दिस इज जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि हमें जिंक पाउडर हमारा ये ऊपर रह गया जो इन सॉल्युबल सॉलिड था, और पूरा ये फिल्टर होके जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन नीचे आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हीट करेंगे। ये था स्टेप वन, ये था, सॉरी, स्टेप वन पूरा, और ये था फिजिकल, स्टेप टू से ये फिजिकल प्रोसेस स्टार्ट हो गया। स्टेप वन केमिकल प्रोसेस था, ठीक है। अब स्टेप थ्री में क्या होगा, जो जिंक सल्फेट का मेरे पास सॉल्यूशन आया ना, जो जिंक सल्फेट का मेरे पास क्या है, वो सॉल्यूशन है, उस जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन को मैं हीट करूंगा, यानी एवापोरेट करूंगा, ताकि मेरे पास मैक्सिमम वाटर क्या हो जाए, एवापोरेट हो जाए, उड़ जाए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, उसको हीट करता हूँ। हीट करने के बाद मैक्सिमम जितना वाटर एवापोरेट हो सकता है मैं एवापोरेट को कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें स्टिल 100% वाटर एवापोरेट नहीं हो पाता, हमें आइडिया नहीं होता कि वाटर एवापोरेट हुआ है क्या नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने स्टेप थ्री में मैक्सिमम वाटर एवापोरेट कर दिया, ठीक है। हीट द फिल्ट्रेट टू कंसंट्रेट द सॉल्ट सॉल्यूशन, उसको कंसंट्रेट कर रहे हैं, टोटली ड्राई हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर देन स्टेप फोर में क्या होगा, हम जो मेरे पास एक का कंसंट्रेटेड मेरे पास जो सॉल्ट है जिंक सल्फेट का, उसको हम जो गिलास रॉड है, जो यहाँ पे गिलास रॉड हमें दी गई है ना, इस गिलास रॉड को उस कंसंट्रेटेड जो मेरे पास जिंक सल्फेट है जो थोड़ा बहुत ड्राई है उसमें को डिप करेंगे, यानी उसमें हम टच करेंगे। अगर मेरे पास जितना ज्यादा मेरे पास ड्राई सॉल्ट होगा ना, वो सारा उस सरफेस पे स्टक हो जाएगा, सही। और जो जितना हाइड्रेटेड सॉल्ट होगा वो स्टिल नीचे पर रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं कि हमारा कितना यहाँ पे स्टिल वाटर प्रेजेंट है, इसमें कितनी हाइड्रेशन स्टिल है, ठीक है। यानी क्या करते हैं, गिलास रॉड को उसमें टच करते हैं, तो जो ड्राई सॉल्ट होता है वो फौरन गिलास रॉड पे स्टक हो जाता है, जो हाइड्रेटेड होता है वो स्टक पर नहीं होता, सही। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं कि हमें और कितना इसको ये हीट करना है टू गेट 100% ड्राई सॉल्ट। टेस्ट फॉर द saturation from time to time by dipping a dry and a cold glass rod into the filtrate. If the filtrate is saturated, crystal will form on the glass rod, यानी ये सैचुरेट हो गए ना, वाटर निकल गया, तो वो जितने ज्यादा ये सैचुरेशन होगी उतना ज्यादा ये क्रिस्टल गिलास रॉड पे स्टक हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद हम देन हमें ये पता चलेगा हमें अभी इतनी हाइड्रेशन है, फिर हम उसको दोबारा हीट करेंगे। अब यहाँ पर हम इसको क्या बनाएंगे, क्रिस्टल बनाएंगे। अब हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, क्रिस्टल हम बनाएंगे, ठीक है। तो दोबारा हीट करते हैं और उसको क्रिस्टल में चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये स्टेप फाइव था, ठीक है। व्हेन द फिल्ट्रेट इज सैचुरेटेड लीव इट टू कूल एंड देन क्रिस्टलाइज, ठीक है, फिर क्रिस्टलाइज करेंगे। अच्छा, फिर स्टेप सिक्स में क्या होता है, हम इसको एक डिस्टिल वाटर से ये वॉश करते हैं। डिस्टिल वाटर से वॉश कर हम क्यों करते हैं, ताकि जो इम्प्योरिटी है जो अभी तक वो नहीं निकली वो से इम्प्योरिटी तो निकल जाए, क्योंकि ये टोटली ड्राई हो चुका है। अच्छा, डिस्टिल एक क्वेश्चन है कि सर अभी तो हम वाटर रिमूव करने के लिए इसमें सारी चीजें कर रहे थे, तो अब डिस्टिल ये वाटर से दोबारा वॉश क्यों करें। देखो, डिस्टिल ये वाटर में आयंस नहीं होते, आयंस नहीं होते तो उसके साथ वो पैक्ड होता नहीं है, ठीक है, यानी कि उसके साथ स्टक नहीं होता, सही। डिस्टिल वाटर रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्रिस्टलाइज करने के बाद डिस्टिल ये वाटर से ड्राई सॉल्ट आएगा, उसको हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर पे ड्राई होने के लिए या ओवन में ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे, तो यहाँ से हमारे पास बिल्कुल ड्राई सॉल्ट आ जाएगा। फिल्टर टू कलेक्ट द क्रिस्टल, देन वॉश द क्रिस्टल विद द लिटिल कोल्ड डिस्टिल वाटर टू इम्प्रूव impurities, dry crystals between a few sheets of filter paper, ठीक है। फिर से मैं वो बता रहा हूँ, सॉल्यूशन स्टेप वन में आ गया। स्टेप टू में मैंने क्या किया, फिल्ट्रेशन करी, तो मेरे पास सिर्फ जो सॉलिड था जिंक वो ऊपर रह गया, नीचे मेरे पास सॉल्यूशन आ गया जिंक सल्फेट का। फिर स्टेप थ्री में उसको हमने एवापोरेट किया, लेकिन कंप्लीटली ड्राई नहीं किया, थोड़ी बहुत उसमें हाइड्रेशन रह गई, यानी ये पाउडर रह गया। फिर हमने स्टेप फोर में इसकी सेचुरेशन चेक करी, कितना वाटर पर रह गया है। फिर जितना वाटर पर रहता था स्टेप फाइव में, उसको भी हमने ये एवापोरेट यानी बिल्कुल खत्म करके
एक प्योर ड्राई क्रिस्टल 100% एनहाइड्रस हमने सॉल्ट ये ऑब्टेन कर लिया। फिर हमें ये शक था कि कहीं इसमें कोई इम्प्योरिटी ना हो, तो हमने क्या किया, उसको डिस्टिल्ड वाटर से वॉश किया और फिल्टर पेपर या ओवन में ड्राई होने के लिए हमने छोड़ दिया। ठीक है, तो ये आपके पास प्रिपरेशन थी सॉल्ट की, जब का आपका जो हैसिड के साथ जो आप मेटल या बेस या मेटल कार्बोनेट ले रहे हो वो इनसॉल्युबल हो। ठीक है। अच्छा देखो ये, अब आपका मेथड टू आ गया, जब आपके पास जो मटेरियल है, स्टार्टिंग मटेरियल वो अगर सॉल्युबल हो तो आपने क्या करना है, देखो अब आपके पास एसिड और बेस आ गए। सिंपल है, सॉरी, एक एसिड आ गया और एक हाइड्रोक्साइड आ गया। जैसे फर्स्ट करो, मैंने यहाँ पे आपका ले लिया नाइट्रिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया ना मैंने। देखो मैंने यहाँ पे रिएक्शन कर रहा हूँ नाइट्रिक एसिड का सोडियम हाइड्रोक्साइड से, यानी NaOH से। तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, NaNO3 बनेगा और H2O आपके पास बनेगा। ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी सॉल्युबल, सॉरी, कोई भी सॉल्युबिलिटी का इशू नहीं है। ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है और ये भी एक्वस है, सारे के सारे क्या है, एक्वस है, ये तो लिक्विड है। ठीक है। अब हम सीधा सॉल्ट तो बना ले, है NaNO3, हम वो डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे, हम टाइट्रेशन क्यों करते हैं बीच में। ठीक है। सबसे पहले तो देखो, हमें पता नहीं है कि हमें कितना NaOH चाहिए, यानी कितना हमें एसिड चाहिए, कितना हमें एसिड चाहिए और कितनी, हाँ, कितना हमें बेस चाहिए, ये हमें नहीं पता। तो इस मेथड को, इस वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए हम टाइट्रेशन करते हैं। सही है। टाइट्रेशन को किस लिए करते हैं, ताकि हमारे पास जो HNO3 और ये NaOH, इनसे रिएक्शन करके जो हम NaNO3 सॉल्ट बना रहे हैं, तो हमें एसिड कितना चाहिए, वो बेस कितना चाहिए, इन दोनों की इनका का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम टाइट्रेशन करते हैं, ताकि इनका वॉल्यूम फाइंड आउट हो, फिर हम इनका रिएक्शन को करा सकें वही रिक्वायर्ड वॉल्यूम डाल के। ठीक है। तो अच्छा देखो, अब होता क्या है, अच्छा यहाँ पर हम चाह रहे हैं कोई हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट बना रहा है, उसका रीजन क्या है कि ये बेस या एसिड जो भी हमारे पास सॉल्ट में होगा उसको थोड़ा बहुत वो डीनेचर कर देगा। सही है? क्योंकि दोनों लिक्विड होंगे, सॉल्ट के साथ बिल्कुल वो मिक्स हो जाएंगे, तो उसको अच्छा खासा डीनेचर कर देंगे। तो देखो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, हमने यहाँ पे एक, ये मेरे पास कॉलिनिकल फ्लास्क है। ठीक है। नीचे हमने लिया कॉलिनिकल फ्लास्क। ठीक है। ये कॉलिनिकल फ्लास्क लिया, इसमें हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें हमने क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, और सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना लिया, 25 cm³ लिया। यहाँ पे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना लिया, 25 cm³ लिया। ठीक है। और ऊपर हमने ये ब्यूरेट लिया है, ऊपर हमने क्या लिया है, ऊपर हमने ये ब्यूरेट लिया है। ठीक है। ये ब्यूरेट लिया है, और हमने इसको क्लैम से जो है इसके ऊपर वो किया हुआ है। और हमने जो ऊपर प्योरेट में सॉल्यूशन लिया है वो डाइल्यूट वो नाइट्रिक एसिड लिया है। ये हमने अभी वो रैंडम ले लिया है। ठीक है, ऊपर तक। या फिर एक इसका भी एक वो फिक्स ले लो, जैसे 30 cm³ 25 cm³ तो ये भी ले लो। ठीक है। अब मेन चीज क्या है, कॉलिनिकल फ्लास्क जो नीचे है, इसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया 25 cm³। ठीक है। जो मेरे पास जो सोडियम ये हाइड्रोक्साइड होता है ना, इसका कोई कलर नहीं होता। ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कोई कलर तो नहीं होता। सही। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कोई कलर तो नहीं होता। अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि हम जो एसिड डालें सॉल्ट बन रहा है, हमें पता कैसे चलेगा कि हम जो एसिड डालें सॉल्ट बन रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक इंडिकेटर डालते हैं जिसको हम बोलते हैं मिथाइल ऑरेंज। इसमें हम इंडिकेटर डालते हैं जिसको क्या बोलते हैं, मिथाइल ऑरेंज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मिथाइल मिथाइल ऑरेंज बोलते हैं। वो क्या करता है, वो इस सॉल्यूशन को येलो कर देगा। वो इस सॉल्यूशन को क्या करेगा, येलो कर देगा। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अपना ये प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं कि हमें पता चले कि भाई हमें दोनों का कितना ये वॉल्यूम लेना है। तो इसका वॉल्यूम तो मुझे ये पता चल गया, मैंने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें वो नाइट्रिक एसिड वो कितना डालना है कि दोनों फुली कंज्यूम हो जाए, कोई मेरे पास एक्सिस में ना रहे, एंड में सिर्फ सॉल्ट ही हो। तो देखो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ऊपर से डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालते हैं, तो अभी सॉल्यूशन में मेरे पास क्या था, फिर से बता रहा हूँ, ये कॉनिकल फ्लास्क में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था 25 cm³, इसका कोई कलर नहीं होता। तो इसके वो कलर लाने के लिए एक हमने इंडिकेटर डाला मिथाइल ऑरेंज, जिससे हमारा कलर क्या हो गया, येलो हो गया। ठीक है। फिर हम ऊपर से इसमें एसिड डाल लें। ठीक है, ताकि हमारा सॉल्ट बन सके। जैसे हम ऊपर से इसमें एसिड को डालते हैं, चाहिए, जैसे ही हम इसमें ऊपर से ये एसिड डालते हैं ना, तो क्या होता है, हमारा कलर चेंज होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं इसमें एसिड डालूंगा, तो एसिड बेस के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा। सॉल्ट का कलर होता है ऑरेंज।
तो थोड़ी देर के लिए एक ऑरेंज वो कलर आता है, लेकिन वो वैनिश हो जाता है। अब एक सवाल है कि सर जब ऑरेंज कलर आ रहा है सॉल्ट का, तो वो ये वैनिश क्यों हो रहा है? वैनिश इस रीजन से हो रहा है कि मेरे पास जो अभी भी सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैं ऊपर से ऐसे डाल रहा हूँ, बेस में सॉल्ट बन रहा है, लेकिन क्योंकि अभी सॉल्ट जो बन रहा है वो अभी बनना स्टार्ट हो, उसकी वो क्वांटिटी कम है, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसकी क्वांटिटी ज्यादा है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का कलर वापस आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही मैं उसमें ये हैसे डालूंगा बेस में, जैसे ही मैं हैसे डालूंगा बेस में, क्या जैसे ही मैं जैसे ही मैं ये हैसे डालूंगा वो बेस में, तो क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा वो कलर चेंज होगा। ऑरेंज वो कलर आएगा, येलो से ऑरेंज वो कलर चेंज होगा ना यहाँ पे। ठीक है, क्या होगा, येलो से मेरा ऑरेंज कलर चेंज होगा। ठीक है, येलो से ऑरेंज वो कलर चेंज होगा, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए होगा। क्यों? क्योंकि जो सॉल्ट बन रहा है उसकी क्वांटिटी NaOH से कम है। ठीक है, जो सॉल्ट बन रहा है उसकी क्वांटिटी NaOH से क्या है, वो कम है। तो वो कलर फॉरन ये वैनिश हो जाएगा ऑरेंज। लेकिन फिर मैं उसमें HNO3 डालता रहूंगा, उसको मिक्स करता रहूंगा। एक वक्त ऐसा जाएगा, वो आएगा कि मेरा जो वो कलर है ऑरेंज, वो परमानेंट होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। और एक वो टाइम ऐसा आएगा कि मेरा कलर परमानेंटली ऑरेंज हो जाएगा, येलो कलर परमानेंटली चले जाएगा। तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि सारे का सारा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, खत्म हो गया। सारे का सारा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, खत्म हो गया। सही, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हम क्या करेंगे, ब्यूरेट में हमने हैसे लिया है, उसमें हम डालेंगे कॉलिनिकल फ्लास्क में से NaOH। ठीक है, तो NaOH जो अपने ये इंडिकेटर डालने के बाद NaOH का कलर क्या बना था, तो येलो। जब हम इसमें एसिड डालेंगे तो एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा, सॉल्ट का कलर होगा ऑरेंज। लेकिन जो ये ऑरेंज कलर आएगा, ये थोड़ी सी वो टाइम के लिए आएगा। क्यों? क्योंकि अभी सॉल्ट बनना जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो उसका अमाउंट कम है, NaOH का अमाउंट ज्यादा है। लेकिन देन जब हम उसमें और ज्यादा एसिड का अमाउंट को बढ़ाते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे, तो और सॉल्ट को बनता जाएगा, और जो जो ऑरेंज कलर आ रहा है वो थोड़ा बहुत परमानेंट होता जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि वो येलो कलर जो NaOH का, तो कम्प्लीटली ये वैनिश हो जाएगा, और सिर्फ मेरे पास वो कलर किसका आ जाएगा, सॉल्ट का ऑरेंज कलर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि ये परमानेंट ऑरेंज कलर आ गया, तो हमने फर्स्ट करो यहाँ तक हमारा ये ये वो यूज हुआ है। जैसे फर्स्ट को और नीचे तो कर लो, यहाँ तक हमारा एसिड यूज हुआ है। तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक का वॉल्यूम नोट कर लेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का वॉल्यूम वो नोट कर लेंगे। फर्स्ट और हमारे पास वॉल्यूम आ रहा है 19.5 cm3। तो हमें ये पता चल गया कि 19.5 cm3 एसिड हमें को लेना है यहाँ पे। सी एसिड कितना लेना है, 19.5 cm3 एसिड लेना है, और बेस लेना है 25 cm3, यानी HNO3 इतना लेना है, और NaOH इतना लेना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें दोनों का अमाउंट पता चल गया। अब हम ये पूरा प्रोसीजर दोबारा से रिपीट करेंगे, बट विदाउट इंडिकेटर, क्योंकि अभी तो सॉल्ट में इंडिकेटर भी है ना, सॉल्ट हमारा क्या हो गया, इम्प्योर हो गया, इंडिकेटर भी है। तो हम क्या करेंगे, अब दोबारा से ये प्रोसीजर रिपीट करेंगे, बट विदाउट इंडिकेटर। ठीक है, जब ये विदाउट इंडिकेटर हम करेंगे, जब ये विदाउट इंडिकेटर करेंगे तो क्या होगा, फिर से हमारे पास एक सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन किसका आएगा हमारे पास, NaOH का सॉल्यूशन, सॉरी NaNO3 का। अच्छा, NaNO3 का मेरे पास सॉल्यूशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखो वही प्रोसेस जो यहाँ पे किया था ना हमने। अब हमारे पास सिर्फ क्या है, देखो यहाँ पर तो बहुत सारी कुछ चीजें थी हमारे पास। यहाँ पे जो हमने ऊपर किया था, तो पहले हमने फिल्ट्रेशन करी थी, यहाँ पे हम फिल्ट्रेशन को नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधा इसको एवापोरेट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास NaNO3 आ गया, और उसके साथ क्या है, थोड़ा सा वाटर है। तो हम क्या करेंगे, इसको एवापोरेट करेंगे। एवोपरेट करेंगे तो हमारे पास NaNO3 आ जाएगा। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, उसकी सैचुरेशन चेक करेंगे, सही है, कि कितना उसमें वाटर है, कितना खत्म हो गया। ठीक है, यानी कितना वो बाकी, हमें कितना और हीट करना है। ठीक है, फिर जब हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई इतना वाटर अभी भी है, तो हम क्या करेंगे, इसको रीहीट करेंगे, यानी क्रिस्टलाइज करेंगे। क्या करेंगे, क्रिस्टलाइज करेंगे। जब हम इसको ये क्रिस्टलाइज वो कर लेंगे, जब क्रिस्टलाइज कर लेंगे, उसके वो बाद जब ये क्रिस्टल बन गया, फिर हम इसको क्या करेंगे, वॉशिंग देंगे। वो किसके साथ वॉशिंग देंगे, हम इसको डिस्टिल वाटर के साथ। ठीक है, डिस्टिल वाटर के साथ क्या करेंगे, वॉशिंग देंगे। ठीक है, देन डिस्टिल वाटर का वॉशिंग देके हम उसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो सारे ये वाले
प्रोसेस है यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वन। सबसे पहले हमने इसको हीट किया, जो हमारे पास सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन आया था उसको हीट किया। फिर से ये हीट करने के बाद उसकी जो सैचुरेशन है वो चेक करी। फिर सैचुरेशन चेक करने का दोबारा रीहीट किया ताकि जितना भी वाटर थोड़ा सा रह गया था वो सारा निकल जाए। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाटर से वॉश करने के बाद फिल्टर पेपर पे ड्राई होने के लिए छोड़ दिया, ठीक है। फिल्ट्रेशन यहाँ पे हमने इसलिए नहीं करी है कि यहाँ पे कोई सॉलिड था नहीं, से पहले जो क्या वहाँ पे जिंक सॉलिड था, तो इसलिए हमें फिल्ट्रेशन करनी पड़ी थी, सही है। तो ये हमारे पास पूरा ये प्रोसेस है सॉल्युबल सॉल्ट बनाने का, जब हमारे पास क्या हो, वो हो स्टार्टिंग मटेरियल वो सॉल्युबल हो, ठीक है। अच्छा, इसको अगर तुमने बनाना है तो यहाँ पे एक और पॉइंट लिख दो, क्या करेंगे, टाइट्रेशन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले टाइट्रेशन करना है, फिर उसके बाद जो वो सॉल्यूशन आएगा NaNO3 का उसको एवोपरेट करना है। एवोपरेट करने के बाद कितना वाटर स्टिल इसमें पर रह गया है वो हम कैसे चेक करेंगे, सैचुरेशन से कि गिलास रॉड को उसमें करके, ठीक है, जैसे पहले भी किया था। जो ड्राई होगा उसके ऊपर स्टक हो जाएगा, फिर रीहीट करेंगे, ठीक है। रीहीट क्यों, क्योंकि जो भी वाटर बच गया है वो पूरा रिमूव हो जाए। फिर जो डिस्ट्रिक्ट वाटर से वॉश करेंगे ताकि इम्प्योरिटी सारी निकल जाए, फिर ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे, अब मेरे पास यहाँ पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आ गया। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मेरे पास क्या है, यानी कि जो थर्ड मेथड है, जो इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाने का तरीका है। इससे क्या बनते हैं, इनसॉल्युबल सॉल्ट बनते हैं। इससे पहले हम दोनों वो सॉल्युबल सॉल्ट बना रहे थे, सही है। एक जिसमें जिंक सल्फेट, सॉरी, जिसमें जिंक एक्सिस यूज किया था, मटेरियल एक्सिस में यूज करते हैं, वो उस वक्त यूज करते हैं कि जब हमारा मटेरियल इनसॉल्युबल हो, ठीक है, लेकिन सॉल्ट सॉल्युबल बनता है। फिर सेकेंडली, अगर हम जो मटेरियल यानी कि जो मेटल बेस या वो कार्बोनेट यूज कर रहे हैं, अगर वो इनसॉल्युबल हो तो एक्सिस में यूज करते हैं, ठीक है। और अगर हमारा जो भी हम मेटल बेस कार्बोनेट यूज कर रहे हैं, अगर वो सॉल्युबल हो, तो हम क्या करते हैं, सीधा टाइट्रेशन करते हैं, वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं और सीधा उनका रिएक्शन कर देते हैं, ठीक है। अब, हाँ, अब आ गया हमारा जो आखिरी मेथड है, प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट, कि इनसॉल्युबल सॉल्ट किस तरीके से प्रिपेयर होता है। अच्छा देखो, मेरे पास यहाँ पे सारे इनसॉल्युबल सॉल्ट लिखे हुए हैं, यही आपके उसमें कोर्स में भी है। बैरियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, लेड सल्फेट, लेड क्लोराइड, लेड क्लोराइड, लेड आयोडाइड एंड सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। अच्छा देखो, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक रिएक्शन कर रहे हैं, वो किसका, ठीक है। लेड व नाइट्रेट का रिएक्शन कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, क्या, लेड नाइट्रेट का लेड नाइट्रेट का रिएक्शन कर रहे हैं PbNO3 का सल्फ्यूरिक एसिड से H2SO4 से। हमारे पास यहाँ पे बनना क्या है, लेड सल्फेट बनेगा, ठीक है। जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो एक दूसरे को रिप्लेस कर लेते हैं ना, Pb जो है वो H को रिप्लेस कर लेगा, तो ये बन जाएगा PbSO4। और ये हमारा सॉलिड है, ठीक है। और इसके साथ बन जाएगा HNO3 एसिड, जो कि हमारा एक्वस है। बाकी सारे हमारे क्या है, ये भी एक्वस है और ये भी क्या है, एक्वस है, ठीक है। अच्छा देखो, अब यहाँ पर होगा क्या। अच्छा देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले PbNO3 यानी कि लेड नाइट्रेट का रिएक्शन करेंगे H2SO4 के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, PbSO4 आ जाएगा जो हमें चाहिए ना, लेड सल्फेट तो हमें चाहिए, PbSO4 हमारे पास आ जाएगा। उसके साथ HNO3 भी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके वो बाद हम हमेशा क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम जब भी रिएक्शन करते हैं ना, एक सेकेंड। अच्छा वो सॉरी, यहाँ पे Na2SO4 से किया था, तो आप भी ये उसी के साथ कर लो ना, फिर बाद में कन्फ्यूजन ना हो ना। ये Na2SO4 के साथ है, तो यहाँ पे ये NaNO3 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो, अब आप क्या करोगे, अब यहाँ पे आपने जो PbNO3 है, ये आपने लिया है, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और ये आपका एक्सिस में, आप क्या करोगे, इन दोनों का रिएक्शन करोगे, ठीक है। जब आप इन दोनों का रिएक्शन वो करोगे ना, ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे आपके पास लेड सल्फेट बनेगा जो सॉलिड है, और NaNO3 बनेगा, और साथ साथ आपने Na2SO4 एक्सिस में लिया था ना, तो आपके पास Na2SO4 भी होगा, खत्म क्या हो जाएगा आपके पास, वो लेड नाइट्रेट पूरा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है।
अब फिर क्या करोगे, वही पूरा ये प्रोसीजर है, फिर आप फिल्ट्रेशन करोगे। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास सॉल्ट क्या है, ऑलरेडी सॉलिड है, तो यहाँ पे एवोपरेशन वगैरह कुछ भी नहीं करनी होगी। ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने यहाँ पे आपने वो लेड वो नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया। लेड व नाइट्रेट में आपने ऊपर से सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन डाला। ठीक है। जब आपने सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन डाला तो ये आपका क्या बन गया, ये लेड नाइट्रेट था, PbNO3 था। ठीक है। और ये आपका वो लेड सल्फेट बन गया जो आपको चाहिए था। ठीक है, PbSO4। और ऊपर से आप Na, ठीक है। अब यहाँ पे इसके साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका अच्छा, सही। अब यहाँ पे आपका आपने क्या किया है कि पुअर add 50 cm cube of lead nitrate solution into a small beaker and add sodium sulfate in excess and stir until no PPT form, यानी कि जब आपका सारे का सारा PbNO3 खत्म हो जाए। ठीक है। अब आपके पास आपने इनका रिएक्शन किया तो आपके पास सॉल्यूशन में क्या बच गया, Na2SO4 बच गया। और फिर बना क्या, PbSO4 NaNO3, यानी तीन चीजें मेरे पास अभी सॉल्यूशन में। तो ये दोनों जो है मेरे पास सॉल्यूशन की फॉर्म में, और ये मेरे पास एक ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में जो मुझे सॉल्ट चाहिए, PbSO4। मेरे पास अभी सॉल्यूशन में क्या क्या है, PbSO4 सॉलिड है, PbSO4 सॉलिड है, Na2SO4 और NaNO3 मेरे पास लिक्विड की फॉर्म में सॉल्यूशन में। आप क्या करोगे, फिल्ट्रेशन करोगे। फिल्ट्रेशन में क्या होगा, क्योंकि वोलेट सल्फेट तो वो सॉलिड है, PbSO4 वो पूरे का पूरा ऊपर रह जाएगा। और नीचे आपका जो सोडियम सल्फेट जो आपका एक्सिस में बचिए था, और सोडियम नाइट्रेट जो पी प्रोडक्ट था, ये दोनों आपका नीचे एज अ विवेज यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। फिर क्या है, फिल्टर टू कलेक्ट द प्रेसिपिटेट, सही है। फिर आपके पास जब लेड सल्फेट आ गया, फिर आपके पास जब लेड सल्फेट आ गया ना, सही है, वो सॉलिड, फिर आप क्या करोगे, उसको प्यूर वॉशिंग दोगे डिस्टिल वाटर से। डिस्टिल वाटर से प्यूर वॉशिंग दे के नीचे सीधा आप ये फिल्ट्रेशन पे करोगे, यानी एक जो फिल्टर ये फिल्टर पेपर पे ये कलेक्ट हुआ था, उसी पे आप क्या करोगे, वॉशिंग दोगे डिस्टिल वाटर से। तो क्या होगा, जितना भी डिस्टिल वाटर वेस्ट होगा वो सारा नीचे आ जाएगा, और आपका प्योर लेड सल्फेट आपको मिल जाएगा। ठीक है। फिर उसको क्या करोगे, ड्राई होने के लिए फिल्टर पेपर पे वो छोड़ दोगे। ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर ये फिर से बताऊं, देखो सबसे पहले आपने क्या किया, PbNO3 का रिएक्शन किया Na2SO4 से, तो बना क्या आपका PbSO4 और NaNO3, यानी लेड सल्फेट और NaNO3 बन गया। फिर यहाँ पे देखो आपने PbNO3 लेड नाइट्रेट लिमिटिंग रिएक्टेंट लिया था, और Na2SO4 एक्सिस में लिया था। तो आपका PbSO4 यानी लेड सल्फेट और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट तो वो बना है, लेकिन Na2SO4 आपका हेक्सिस में था। ठीक है। तो अब आपका सॉल्यूशन में वो क्या क्या होगा, Na2SO4 जो मैंने चैलो से ये हाईलाइट किया है ना, Na2SO4, क्योंकि ये हेक्सिस में था तो ये एंड में बच जाएगा, ये भी सॉल्यूशन में रह जाएगा। और NaNO3 और PbSO4 तो आपका फॉर्म होगा। ठीक है। फिर ये तीन चीजें आपके पास आ गई। फिर आप क्या करोगे, फिल्ट्रेशन करोगे इनकी। फिल्ट्रेशन में जो सॉल्यूशन है उसकी फिल्ट्रेशन करोगे, तो आपका जो लेड वो नाइट्रेट है जो अभी वो बना है, प्रोड्यूस हुआ है ये। और जो एक्सिस सॉरी सोडियम नाइट्रेट जो आपका है अभी ये प्रोड्यूस हुआ है। और जो सोडियम सल्फेट जो एक्सिस में लिया था, वो क्या होगा, जब आप ये फिल्ट्रेशन करोगे तो एज ए सॉल्यूशन एज ए लिक्विड वो नीचे आ जाएगा। और आपका बुलेट सल्फेट एज अ फिल्ट्रेट ये कलेक्ट हो जाएगा बाय फिल्ट्रेशन। फिर जो बुलेट सल्फेट सॉलिड आपने ये कलेक्ट किया है, जो लेड सल्फेट सॉलिड आपने यहाँ पे कलेक्ट किया है, उसको आप क्या करोगे, एक वॉशिंग दोगे डिस्टिल वाटर से, ताकि सारी की सारी इम्प्योरिटी आपकी खत्म हो जाए। तो जो सारी की सारी इम्प्योरिटी जब आपकी खत्म हो जाएगी, तो आप इसको ड्राई होने के लिए फिल्टर पेपर पे वो छोड़ दोगे। ठीक है। तो अगर मैं इसको ये बताना चाहूँ तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है। सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, PbNO3 का रिएक्शन कर रहे हो, PbNO3 का Na2SO4 से। फिर ये Na2SO4 से रिएक्शन करोगे दोनों एक्वस से। ठीक है। तो यहाँ पर फिर आपके पास क्या बनेगा, वो लेड सल्फेट बनेगा, जो कि सॉलिड इनसॉल्युबल सॉल्ट जो हमें चाहिए, और NaNO3 एक्वस। ठीक है। अब आपके पास सॉल्यूशन में ये तीन चीजें आ रही हैं, सॉल्यूशन में ये तीन चीजें आपके पास आ रही हैं। ठीक है। लेकिन ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सॉलिड है, ये सॉलिड है, बाकी दोनों है एक्वस है। ठीक है। फिर आप क्या करोगे, फिल्ट्रेशन करोगे। हाँ, आप क्या करोगे, आप फिल्ट्रेशन करोगे। ठीक है। इसके बाद जो फिजिकल प्रोसेस है, फिल्ट्रेशन करोगे। फिल्ट्रेशन से आपको क्या मिल जाएगा, ड्राई सॉलिड PbSO4। फिर क्या करोगे, इसको वॉशिंग दोगे, वॉश इट विद डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर से वॉश करोगे। ठीक है।
ताकि इम्प्योरिटी निकल जाए। फिर इसको आप ड्राई होने के लिए छोड़ दोगे, ड्राई ऑन फिल्टर पेपर या फिर ओवन, ठीक है। तो इस तरीके से आपने करना है। ये तीनों आपके पास क्या थे, सॉल्ट मेकिंग की प्रोसेस थे, सही। चले। ओके।